हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमोर मैथमेटिक्स। एमोर मैथमेटिक्स में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले गए यूपीएसआई एग्ज़ाम के बारे में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इस एग्ज़ाम की कैसे तैयारी करें और कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो अभी तक वनडे एग्ज़ाम में नहीं देखने को मिलते हैं। उन सभी टॉपिक को हम देखेंगे सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। तो इस वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहना। इसमें टोटल पोस्ट गाइज 9534 से ज़्यादा है और एज जो है वो 21 से 28 वर्ष है। एक कंट्रोवर्सी है गाइस एज में लेके कि एज ये कब से काउंट करेंगे, तो ये तो जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा उसी के आधार पे तय होगा। जनरली जो यूपी पुलिस में आपकी एज काउंट होती है वो काउंट होती है 1 जुलाई से, ठीक है। चूँकि ये जो टेंडर निकला है 9534 पदों का, ये 2019 के नाम से निकला है, तो ज़्यादा संभावना ये है कि आयोग आपको 1 साल के लिए, 1 वर्ष के लिए आयोग आपको आयु में छूट देगी, ऐसा अनुमान है। बाकी ऑफिशियल नोटिस आएगा तो कंफर्म हो जाएगा। बाकी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि 2 साल 3 साल, तो उतना तो नहीं पता, लेकिन चूंकि ये जो नोटिफिकेशन निकल रही है या जो टेंडर मांगा जा रहा है उसमें 2019 मेंशन है, तो 1 जुलाई 2019 से आपके आयु की गणना होने की पूरी संभावना है, ठीक है। अब आपका एक और डाउट आएगा कि जुलाई 2019 में बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो 21 साल के पूरे नहीं हो पाएंगे। तो देखो, एक चीज़ है कि जो एज काउंट होगी वो तो 1 जुलाई 2020 से ही काउंट होगी, 1 जुलाई 2020 से ही काउंट होगी। और आयु में जो छूट दी जाती है वो 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष कितना देते हैं, क्योंकि 2016 के बाद से भर्ती नहीं आई है, तो ज़्यादातर बच्चों की डिमांड ये है कि 2 से 3 साल की एज में छूट मिले। लेकिन अभी तक जितनी बार ऐसी डिमांड मानी गई है तो जनरली 1 से 2 साल, ज़्यादा चांसेस 80% चांसेस रहते हैं 1 साल, नहीं तो 2 साल तक वो छूट देते हैं, ठीक है। तो गाइस, आपका जब भी नोटिफिकेशन आएगा तब ये बात क्लियर हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं गाइस, और भी चीज़ें देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। कुछ और चीज़ें देखते हैं। सबसे पहली बात है गाइस कि कौन कौन सी कंपनियां हैं जो यूपीएसआई एग्ज़ाम कराने वाली हैं। 2 कंपनियां हैं गाइस, एक है टीसीएस और दूसरा है NSEIT, ठीक है। इन दोनों में से किसी एक को मिलेगा और 1 सितंबर को इस बात का पता चल जाएगा कि कौन सी कंपनी को आपको टेंडर मिल रहा है। टीसीएस ऑलरेडी यूपी में बहुत सारे एग्ज़ाम करा रही है, चाहे वो यूपी SSC के बहुत सारे एग्ज़ाम उन्होंने कराया है, और NSEIT इन्होंने भी बहुत सारे एग्ज़ाम कराए हैं। तो देखते हैं किसको टेंडर मिलता है, ये आगे का विषय है। आगे हम चलते हैं, बाकी और भी इसके इम्पोर्टेंट फैक्टर को देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। सिलेबस देख लेते हैं गाइस। इसमें जो सिलेबस है, एक तो मैथ है, दूसरा है आपका हिंदी, तीसरा है रीजनिंग और चौथा है जीएस। ये 4 सब्जेक्ट होंगे, ठीक है। टोटल जो आपका होगा ये पेपर वो कितने का होगा, 400 नंबर का होगा। मैथ के कितने क्वेश्चन आएंगे गई, 40, हिंदी के 40, रीजनिंग के 40। जीएस को 2 पार्ट में ये डिवाइड कर दिए हैं, एक में 24, दूसरे में 16, ठीक है। हर एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होगा, तो ये पेपर 100 नंबर का हो जाएगा, ये भी 100 नंबर का हो जाएगा, ये भी 100 नंबर का हो जाएगा और ये भी 100 नंबर का हो जाएगा, ठीक है। ये 40 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो इंटू 2.5 करोगे तो 100 नंबर के हो जाएंगे। टोटल पेपर आपका कितने का हो जाएगा, 400 नंबर का, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें हैं। पिछले एग्ज़ाम में यानी कि 2016 की जो भर्ती हुई थी, जिसके एग्ज़ाम आपके 2017 में हुए थे, और अब जो 2019 या 20 में जो 2019 की भर्ती है 2020 में फान मारा है, 2020 में उम्मीद करते हैं कि इसका एग्ज़ाम भी हो जाए, तो उसमें क्या क्या चेंजेस है गाइस। पहले वाली भर्ती में गाइस आपको 50% लाना था, 50% यानी कि 40 क्वेश्चन में आपको 20 नंबर लेके आने थे, ये फिक्स था, जिसको आयोग ने अब बदल दिया है। यानी कि 2019 या 2020 जो भी आप भर्ती कह लें, इस भर्ती में आपको मात्र 35% लाना है। तो 40 का अगर 35% करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 40 क्वेश्चन, क्योंकि 10% कितना होता है, 4, 4 3 12 और 5% 2, 12 2 14। तो 14 क्वेश्चन आपको सारे सेक्शन में करना है। आपको इस लेक्चर में ये बातें पता चलेंगी कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, कैसे तैयारी करनी है,
और अभी से उसकी आप लोग तैयारी स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो गाइस ये तो आपका पूरा सिनेरियो रहा, कितने कितने क्वेश्चन आएंगे, कैसे कैसे आएंगे। अब एक एक टॉपिक को लेके हम डिटेल में देखते हैं, ठीक है। एक चीज़ और भी बता दें गाइस कि बहुत सारे लोगों को सिर्फ और सिर्फ 2 सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा दिक्कत है। जीएस में एक सेक्शन आता है मूल विधि का, ठीक है, किसका आता है, मूल विधि का एक सेक्शन आता है, इसमें बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है। और दूसरा जो संविधान के जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो क्वेश्चन बहुत ही डीप में आ रहे हैं। जनरली वो क्वेश्चन पीसीएस और आईएएस जैसे एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं, इस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। लेकिन जो टॉपिक है वो बहुत ही लिमिटेड है जहाँ से वो क्वेश्चन उठा रहे हैं, तो इसको भी डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मैथ के लिए। चलो गाइस अब एक एक सब्जेक्ट को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम मैथ को देखते हैं कि मैथ में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। देखो बाकी जो बेसिक टॉपिक हैं वो तो आपको पढ़ने हैं जो अर्थमेटिक में आते हैं, जैसे कि एज, नंबर सिस्टम, एवरेज, टाइम एंड वर्क, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम स्पीड डिस्टेंस, कैलेंडर, मिक्सचर एलिगेशन, पार्टनरशिप, एलसीएम एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, ट्रेंड, प्रॉफिट लॉस, ये सारे टॉपिक तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। आज हम सिर्फ आपको वो टॉपिक बता रहे हैं जो आपके जनरल एग्जाम में नहीं आते हैं। उनमें से पहला जो टॉपिक है वो है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है, क्रमचय संचय। दूसरा टॉपिक है वो है प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रायिकता। तीसरा जो टॉपिक है गाइस वो है आपका स्टैटिक्स, जो आपका पोर्शन होता है मीन, मीडियन, मोड, ये वाला पोर्शन, यानी कि मीडियन, ठीक है, माध्यिका। चौथा आपको जो पढ़ना है वो सेट थ्योरी पढ़ना है, यानी कि समुच्चय पढ़ना है, ठीक है। ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आप जनरली नहीं पढ़ते हो, इसको आप पढ़ते हो 11th या 12th में। और इसके जो यूपीएसआई में क्वेश्चन आए हैं बिल्कुल बेसिक आए हैं, एडवांस क्वेश्चन नहीं आए हैं। देखो ये टॉपिक अदर एग्ज़ाम में, जैसे आप जी का पेपर कर रहे हो तो उसमें ये टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेट थ्योरी से क्वेश्चन रहते हैं। लेकिन जनरल जो वनडे एग्जाम होते हैं उसमें इनसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ अलग टॉपिक हैं। साथ साथ एडवांस मैथ पिछली बार नहीं पूछा गया था, लेकिन हमें उम्मीद है कि इस बार आपको 2 से 3 टॉपिक एक्स्ट्रा तैयार करना है। उसमें पहला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दूसरा है ट्रिगो और तीसरा है अलजेब्रा, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक इसके बेसिक, एडवांस नहीं, बेसिक आपको करना है। ये चीज़ें आप जो पढ़ते हो उससे एक्स्ट्रा पढ़नी है, ठीक है। बाकी जो टॉपिक हैं आपके एज हो गया, नंबर सिस्टम, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, मिक्सचर एलिगेशन, रेशियो प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, प्रॉफिट लॉस, ये सारी चीज़ें जो हैं वो चीज़ें तो आ रही हैं। जो अलग आ रहा है वो टॉपिक आप लोग एक जगह कॉपी में नोट कर लो और इसको आप लोग धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करो, केवल बेसिक करना है। दूसरा सब्जेक्ट जो है गाइस उसके बारे में देख लेते हैं। दूसरा सब्जेक्ट है आपका हिंदी। हिंदी का आपका जो सिलेबस पहले था सेम सिलेबस है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं आ रहा है। आपको करना क्या है कि कुछ जो इसकी वर्ड मीनिंग है, जैसे विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, इसके ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। बाकी जो इसके सिलेबस जो है वो फिक्स्ड हैं। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो काव्य के टॉपिक हैं और वो इसमें ज़्यादा आ रहे हैं। जो नॉर्मल हिंदी आप पढ़ते हो उसमें ये टॉपिक जनरली कम आते हैं, खासकर यूपी SSSC या अदर जो एग्ज़ाम देते हो। जैसे उसमें एक टॉपिक है अलंकार, अलंकार से भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं, छंद से क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें, ठीक है। अलंकार से तो किसी की सेट में 3 से 4 क्वेश्चन आ गए हैं और अच्छे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अलंकार में भी उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, इसके अलावा भी उसके अंदर के भेद से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको घबराना मत, इसकी जब नोटिफिकेशन आ जाएगी तो इसकी प्रॉपर आपको एक एक सिलेबस का एक एक टॉपिक वाइज कराते जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसमें अभी आपको जो करना है वो आपको वर्ड मीनिंग पे करना है। वर्ड मीनिंग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, ये सारी चीज़ें, तत्सम तद्भव हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गया, विलोम शब्द हो गया और श्रुति भिन्नात्मक शब्द हो गए। या एक और उसमें टॉपिक आता है कि त्रुटियाँ आपको छांटनी होती हैं कि कौन सा गलत है कौन सा सही है। तो अभी आप इन सब टॉपिक को बहुत ही अच्छे से करो। इसके अलावा रीजनिंग की बात करें गाइस, तो रीजनिंग आपकी मिक्स आ रही है, ठीक है। रीजनिंग आपकी मिक्स आ रही है, इसमें बैंक की रीजनिंग आ रही है और प्लस SSC की रीजनिंग आ रही है, ठीक है। ये एक थोड़ा सा
गेम चेंजर है। और बैंक वाली भी रीजनिंग आती है, जैसे बैंक में जैसे एक टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। तो कोडिंग डिकोडिंग में बहुत सारे टाइप होते हैं, इसके आप देखा जाए तो 7 से 8 बेसिक टाइप होते हैं, ठीक है। फॉरवर्ड जा रहा है, बैकवर्ड जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन एक टाइप के क्वेश्चन हमने यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर में देखे हैं कोडिंग डिकोडिंग के, जो आपके वॉवेल और कॉन्सोनेंट पे आते हैं, ठीक है। और वो जनरली केवल और केवल बैंक में आते हैं, एसएससी या वनडे एग्जाम में वो देखने को नहीं मिलते हैं। और वो आप चाहे आपको कोडिंग में एक एक नंबर का लेटर का प्लेस याद हो, वो क्वेश्चन जब तक आपको उसका कॉन्सेप्ट नहीं पता है वो आपसे हिलेंगे नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि बैंकिंग के कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आप जनरल कंपटीशन में नहीं पढ़ते हो, जो अब आपको पढ़ना है। उसमें पहला जो टॉपिक है वो है मशीन इनपुट, ठीक है। दूसरा जो टॉपिक है वो है एनालिटिकल रीजनिंग। एनालिटिकल रीजनिंग हालांकि यूपी ट्रिपल एस में आने लगा है। एनालिटिकल रीजनिंग में क्या क्या आते हैं, जैसे स्टेटमेंट एजम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट आर्गूमेंट, जैसे कथन निष्कर्ष, कथन और पूर्वधारणाएं, ये सारे टॉपिक जो हैं, ठीक है। और काज इफेक्ट, डिसीजन मेकिंग, कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है, ये सारे टॉपिक एनालिटिकल रीजनिंग में भी आते हैं। इसके अलावा आपका एक टॉपिक आ रहा है डाटा सफिशिएंसी, ठीक है। जैसे कुछ भी दे देगा, जैसे एज पे क्वेश्चन दे दिया कि 2 लोगों का एज है, बताओ कि ये डाटा कोई दे देगा वो सफिशिएंट है कि नहीं सफिशिएंट है, और उसके अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछ रहा है। और इसके अलावा जो और कुछ टॉपिक हैं रीजनिंग में जो अलग आ रहे हैं बैंकिंग से, एक है सिटिंग अरेंजमेंट, बिल्कुल बेसिक, ठीक है, लेकिन आपको पढ़ के जाना है, छोड़ना नहीं है। इसके अलावा आपकी चाइनीज़ कोडिंग आ रही है, जो कि बैंक के ही देखने को मिलती है, जनरली कोडिंग डिकोडिंग से अलग आती है। तो ये कुछ टॉपिक हैं गाइस जो आपको रीजनिंग को दोनों का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, बैंक और एसएससी का। एसएससी में गाइस खासकर जो पेपर वाले जो क्वेश्चन हैं, जैसे डॉट लगा दिया या कुछ आ गया, उससे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, एम्बेडेड फिगर, इन सब से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। इसकी पूरी डिटेल हम सिलेबस लेके आएंगे, लेकिन आज सिर्फ हम ये बता रहे हैं कि वो टॉपिक करना है जो जनरली एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, ठीक है। अब गाइज आते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट, या कह सकते हैं सबसे ज़्यादा आपके इसी सब्जेक्ट में डाउट होगा, जीएस में। जीएस में गाइज इन्होंने डिवाइड किया है 24 और 16। इस 16 में आपके करेंट अफेयर्स आएंगे और प्लस जीएस आएगा। जीएस में जो आपके टॉपिक हैं, बहुत सारे टॉपिक हैं, जैसे कि आपकी हिस्ट्री आ जाएगी, ज्योग्राफी आ जाएगी, इकोनॉमिक्स आ जाएगी, कंप्यूटर आ जाएगी, और पॉलिटी के क्वेश्चन ये ऑलरेडी पूछ लेते हैं, और एक आ जाएगी साइंस, ठीक है। तो ये जीएस में टॉपिक आ जाएंगे। इसमें एकमात्र टॉपिक है, एक है संविधान, और दूसरा टॉपिक इसमें आएगा मूल विधि, ठीक है। 2 टॉपिक इसमें हैं, संविधान और मूल विधि से 24 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब देखो, आपको संविधान और मूल विधि के क्वेश्चन अगर आप अभी देख रहे होगे तो रियल लाइफ में भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो संविधान और मूल विधि से बनेंगे, और अभी हम बताएंगे कि किस किस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे अगर हम कुछ बात कर लें, देखो कुछ चीज़ों पे हम बात कर लेते हैं कि अभी हमें कोई क्वेश्चन, अगर कोई अच्छा एग्जामिनर होगा, करंट से रिलेटेड होगा, तो बहुत सारे केसेस हैं। आपने बहुत सारे देखा होगा कि 59 लगभग 59 चाइना के ऐप को भारत ने बंद कर दिया, ठीक है। तो ये आपकी मूल विधि का क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन है कि वो किस अधिनियम के तहत हुआ था। तो वो आपका अधिनियम था आईटी एक्ट 2000, ठीक है। आईटी एक्ट 2000 यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत इन्होंने बैन किया था। और उसकी अगर धारा पूछ ले तो उसकी धारा जो होगी वो होगी 69A, ठीक है। ऐसे ही अभी आपको एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा आपको देखने को मिला होगा, पीएम केयर फंड, ठीक है। इसकी सुनवाई काफ़ी दिनों से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग चल रही है कि जो पीएम केयर फंड है, बहुत सारे आरटीआई लगी थी कि इसको हम आरटीआई के दायरे में लाया जाए, लेकिन जो पीएमओ है, ठीक है, प्रधानमंत्री ऑफिस जो है, जो इसको उन्होंने ये बोला है कि पीएम केयर फंड जो है
वो आरटीआई के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए हम कोई भी आरटीआई का रिप्लाई नहीं करेंगे। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया है और सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी उसके पीआईएल थे सभी को खारिज कर दिया और ये बोला है कि पीएम केयर फंड को आरटीआई के दायरे से बाहर रखेंगे। ठीक है, अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। तो एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि पीएम केयर फंड में किस संविधान में किससे जुड़ा हुआ था, या मतलब कौन से मूल विधि से सेक्शन से था, तो आपको पता होना चाहिए आरटीआई एक्ट के तहत इसका मामला चल रहा है। ठीक है, अब देखो और एक करंट का एक और इशू है, बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, उसको देख लेते हैं। देखो सुशांत सिंह राजपूत का केस है, सुशांत सिंह राजपूत का केस अभी चल रहा है। ठीक है, इसमें बहुत सारी सीआरपीसी की धारा हैं। सीआरपीसी अभी ये सब आप पढ़ोगे, आईपीसी, सीआरपीसी, दंड प्रक्रिया संहिता, भारतीय दंड संहिता, इसको बोलते हैं दंड प्रक्रिया संहिता। ठीक है, तो इसमें जैसे कि पहले ये था, इसमें एक धारा है सीआरपीसी की 107, फिर सीआरपीसी की जो अगली धारा है 154, फिर सीआरपीसी की एक और धारा है वो है 406। सुशांत केस में जो मुंबई पुलिस ने जिस धारा के तहत एफआईआर किया था वो था 107, अननेचुरल डेथ। ठीक है, सुसाइड में जनरली 100 धारा सीआरपीसी 107 के तहत केस को आगे बढ़ाया जाता है। अगर कोई गंभीर रूप से कोई घटना होती है, जैसे किसी का मर्डर हो जाता है या डकैती हो जाती है या कोई ऐसा अपहरण हो जाता है जो संगीन है, उसमें धारा 154 के तहत एफआईआर दर्ज होती है और इसी को बोलते हैं एफआईआर। सीआरपीसी में एफआईआर कहाँ पे है? 154 कॉग्निजेबल ऑफेंस के, उसमें सीआरपीसी 154 के तहत धारा है। और ये कहाँ पे आपकी हुई थी? ये बिहार पुलिस ने इस धारा के अंतर्गत एफआईआर दर्ज किया था। अब देखो एक जुरिडिक्शन की बात आ रही थी, काफ़ी दिनों से ये मामला था कि जो मुंबई पुलिस है वो बोल रही थी कि ये जो मामला है वो मुंबई हाई कोर्ट का मामला है, और दूसरा बिहार पुलिस बोल रही थी कि हमने एफआईआर किया है तो ये पटना हाई कोर्ट का मामला है। ठीक है, होता ही है कि जनरली जहाँ क्राइम होता है वहीं के हिसाब से उसके हाई कोर्ट का वहाँ पे जुरिडिक्शन लगता है। सुप्रीम कोर्ट के पास एक पावर है, वो पावर दी गई है सीआरपीसी 406 में। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि किसी भी हाई कोर्ट के किसी भी फैसले को वो दूसरे हाई कोर्ट में ले जाना चाहता है, उसकी राय में अगर ये उचित है तो वो ऐसा ये कर सकता है। ठीक है, तो इतना डेप्थ में आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन ये धाराएं आपसे पूछी जा सकती हैं। ये जो चीज़ें हैं, ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके मूल विधि से पिछले जो आपका एग्ज़ाम हुआ है उसमें पूछा गया है। जैसे जनरली आप आर्टिकल जो है 19 पढ़ते हो, ठीक है, तो आर्टिकल 19 में का पूछ सकता है कि आरटीआई एक्ट किसके तहत है, तो 19(1) के सेक्शन ए के तहत है। अब इसमें से कई बार आर्टिकल 19(2), 19(3), अब आपसे पूछ दिया है कि महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कहाँ किया गया है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जीएस को बहुत ही डिटेल में पढ़ना है। मूल विधि के लिए देखो बहुत जगह ऐसा है कि इसको बिल्कुल आईएएस पीसीएस की तरह पढ़ा रहे हैं। ठीक है, हर एक टॉपिक को इतना डेप्थ में आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन ये है कि जो जिस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे आपका फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन आ रहे हैं, उसको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। आपके सुप्रीम कोर्ट से या जुडिशरी सिस्टम से क्वेश्चन आ रहे हैं, उसको बहुत ही डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो इन टॉपिक को बहुत ही अच्छे से करना है। अब एक चीज़ और भी बता दी गई, एक रेशियो आप लोग याद कर लेना। ठीक है, देखो मूल विधि जो है, मूल विधि से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? लगभग 5 से 7 क्वेश्चन आ रहे हैं। इसमें आईपीसी से कभी कभी 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। बाकी जो बेसिक मूल विधि है ये लगभग 14 से 15 हैं। इसी में एक और टॉपिक है पुलिस सिस्टम। ठीक है, पुलिस सिस्टम से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, और पुलिस के बहुत सारे पार्ट हैं, जैसे पुलिस के पार्ट नहीं है, खैर अलग अलग वो हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिससे आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे सीआईडी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपका एनआईए से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सीबीआई से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जेआईसी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आईपीएस क्या होता है, इसकी मैनुअल क्या है, इन सब से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इन सब चीज़ों को आपको बेसिक नॉलेज बस लेना है। ठीक है, एक दिन हम डिटेल सिलेबस डिस्कस करेंगे और बिल्कुल आपको उस क्रम में डिस्कस करेंगे। जैसे कि कुछ टॉपिक हम बता रहे हैं, अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। सूचना का अधिकार अधिनियम से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। हर सेट में 1 से 2 क्वेश्चन इस अधिनियम से पूछा गया और इस बार भी हर सेट में रहेगा।
भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना अधिनियम दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा, लगभग 30 के आसपास इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। भारतीय दंड संहिता तीसरे नंबर पे है जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। चौथे नंबर पे जनहित याचिका, पाँचवें नंबर पे आयकर अधिनियम 1961, छठवें नंबर पे लोकपाल से क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं। फिर वन जीव संरक्षण अधिनियम। ये बिल्कुल क्रम से आपको एक एक दिन हम करके इसका सिलेबस डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो गाइस आज इसमें जो था मूल विधि और संविधान, संविधान में गाइस बहुत ही लिमिटेड टॉपिक आपको पढ़ने हैं, लेकिन डिटेल में पढ़ने हैं, ठीक है। संविधान को ऐसा नहीं करना है बिल्कुल IAS PCS की तरह आप पढ़ लो। हालांकि ये वीडियो बहुत ही लंबी हो गई है, लेकिन इसमें आप लोगों के काम की बहुत सारी चीज़ें मिली होंगी। अगर वीडियो पसंद आए गाइस तो वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना आप लोग, ठीक है। सबको थैंक यू है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और जितने भी लोग तैयारी कर रहे हो, जो जो टॉपिक बताया गया है और जो जो चीज़ें बताई गई हैं, जैसे संविधान के कुछ लिमिटेड टॉपिक हैं, जैसे आपको फंडामेंटल राइट बहुत अच्छे से करना है, इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको बहुत अच्छे से करना है, जैसे प्रियम्बल हो गया, ठीक है, या किस किस से क्या क्या हुआ था, कहाँ से आया था, उसको बहुत अच्छे से करना है। तो दो टॉपिक आपको बहुत अच्छे से करने हैं GS के लिए, संविधान और मूल विधि। इससे 24 क्वेश्चन आ रहे हैं और हर सेट में आ रहे हैं, कोई भी सेट ऐसा नहीं है। और यही एकमात्र टॉपिक है जो आपको 14 नंबर दिला देगा, ठीक है। 14 नंबर आप यहीं से ले लोगे, बाकी में आप एज लेते जाओगे। और मैथ के जो एक्स्ट्रा टॉपिक बताए हैं वो आपको करना है, ऐसे ही रीजनिंग के जो टॉपिक बताए हैं वो आपको करना है। वीडियो देखने के लिए गाइस आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।